अस्सलाम वालेकुम। कल मिल करता हूँ, फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका उसका टाइटल है जी वही जो कल बताया पाकिस्तानी था। जो कल बताया था, क्योंकि वो नाम लेंगे ना तो वो बैन भी हो सकता है ना। तो उसी की वही पॉडकास्ट है और उसका सेकंड पार्ट है। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जो का लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। प्लीज रखलानी 500 गाइस लेट्स स्टार्ट। जब ये स्टीफन सोलाद वाला केस हुआ ना, उसके बाद वही ना अपने आप से ही नफरत हो गई। यार हमने क्या फैसला कर दिया, ये पाकिस्तान पर क्यों हमने भरोसा किया। अगर चलो मान लो 5 मिनट के लिए, ये कम से कम मुसलमान है, इसको हमको मुसलमान वाली इज्जत तो देनी चाहिए। देनी हाँ, चाहिए। ये झूठा क्या बना रहे हैं हमें। हाँ, तो ये चीज़ें उसके बाद जब अफगानिस्तान में कभी फायर भी होता था ना, मैं आपको मिसाल दूंगा, हमको बताया गया कि आगे खोस्त में जाना है लड़ाई करने के लिए। खोस्त उन दिनों नजीब सरकार के पास था और इसके बाकी लोगों के पास। इन्होंने बोला लड़ाई के लिए, हमने अभी ज़्यादा नहीं सीखा था बंदूक, हमने हाथ खड़े कर दिए। हमने बोला यहाँ एजेंसियों के तालमेल की वजह से हो सकता है हम मारे जाएंगे, उधर बच जाएंगे, या उधर और कुछ पता लग जाएगा, या कोई कश्मीरी मिलेगा उससे गाइडेंस ले लेंगे। हम ना वो जैसा एक सहरा में वो प्यासा भटकता है, उसको फिर लगता है ना वो ये पानी है, ये पानी है, वही हालत हमारी थी। हम भी उसी सहरा में भटके हुए प्यासे आदमी की तरह थे। हम भी कहीं सहारा ढूंढना चाहते थे कुछ, कि जो हमने ये गलती की या पार जाने में मदद करेगा कोई, या हमको गाइडेंस करेगा कोई। कंफ्यूज तो हम हो गए उसी दिन। घबराहट भी हो रही होगी। हाँ, घबराहट भी हो रही होगी। घबराहट उस एज में घबराहट उतनी ज़्यादा नहीं होती। उस एज में इंसान ये सोचता है कि नहीं मैं करूँगा, मैंने लड़ना है। अगर मुझे मरना भी पड़ेगा, अपने मरने से पहले इनको भी मार दूंगा। ऐसे हो रहा था। ठीक, मैं समझ गया। और आप जैसे अब इस पूरे माहौल में एक तरीके से उठा के ले गए, ले जाके फेंक दिया, इतनी देर गाड़ी में बंद हो, यहाँ वहाँ ले जा रहे हैं, तो कभी आपने ये भी कोशिश नहीं करी कि बोलूं अबे मेरे को नहीं जाना, मेरे को वापस छोड़ के आओ? अगर वो बोलते ना तो वहीं मार देते। तो नहीं, वहाँ हमने सुनी वो कहानियाँ। हाँ, लोगों के साथ हुआ। हाँ, जैसे मैं आपको बताऊंगा, दरियाई नीलम है वहाँ। दरियाई नीलम के उस तरफ कोई लड़की थी जो बड़ा प्यार करती थी कश्मीरी लड़की के साथ, बिल्कुल। और वो लड़का उनके घर भी जाता था। उन घर वालों ने बोला कि हम तेरे को रखेंगे यहाँ ही घर में ही, इस लड़की के साथ शादी करेंगे। आज तक उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि हमने सुना। कहाँ तक ये सच है, बोला कि एजेंसी वालों को लगा कि कश्मीरी आएंगे यहाँ, सभी शादियाँ करेंगे, ये लड़ाई कौन करेगा इंडिया के साथ, ये सो कॉल्ड जहाद कौन करेगा। तो उन्होंने उस लड़के को ही गायब कर दिया। कुछ लोग बोलते थे वो अफगानिस्तान गया ट्रेनिंग के लिए, कुछ लोग बोलते थे नहीं वो उसको कश्मीर भेज दिया वापस। बट कोई अता पता, ये उसकी बचपन की छोटी गलती थी। इतनी बड़ी गलती थी, मौत सजा नहीं बनती थी उसकी। नहीं। गाइज, मेरी टीम ने मुझे बताया कि 73% व्यूअर्स जो हमारा शो रेगुलरली देखते हैं, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप एपिसोड्स बिंज करते हो, नए एपिसोड्स के लिए वापस आते हो, लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाते ही नहीं। आई रिक्वेस्ट यू डू हिट द सब्सक्राइब बटन, या अगर ऑलरेडी किया है तो एक बार रीचेक कर लो। बदले में मैं प्रॉमिस करता हूं आपके फेवरेट गेस्ट्स और धमाकेदार कॉन्वर्सेशंस मैं लाता रहूंगा। दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी मुल्क में उसकी सज़ा मौत नहीं बनती थी, आज तक पता नहीं है। और मेरे कश्मीर में जो पाकिस्तान ने वो जो NGOs खोले, और यूरोपियन कंट्रीज़ और बाकी लोगों ने, हमारे दुश्मनों ने जो NGOs खोले, वो उन्हीं लोगों को तलाश कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि ये डिसअपियर हो गए हैं। अरे यार, खुल तहकीकात करो, डिसअपियर कहाँ हुए? कश्मीर में हुए, पार हुए,
बनाओ तो लिस्ट। ये हमारे देश को एक कमज़ोर करने की बहुत बड़ी चाल थी, गहरी चाल थी, कि लड़का उधर मारा गया, लड़का उधर गायब हो गया, डिसअपेयर यहाँ दिखाया। जो वो एनजीओ एक था यहाँ, कौन सा एनजीओ था? एक एनजीओ था अच्छा, कश्मीर में, हाँ। जो इन्हीं डिसअपियर लोगों को तलाश कर रहे थे। अच्छा, और उनकी गेम ये थी? गेम यही थी कि जो भी बॉर्डर पर मरा, कोई अवलांच में मरा, उन लड़कों के नाम लिखने हैं और इंडिया को बदनाम करना है दुनिया में। इंडिया को ब्लेम करना है कि ये तूने क्या किया, तुमने इनको गायब कर दिया उन लोगों को। जबकि वो लोग या अवलांचेस में मारे गए, या एलसी पर फायरिंग में मारे गए, या पाकिस्तान एजेंसियों ने गायब कर दिए। क्योंकि बहुत से लोगों के ऊपर शक हुआ पाकिस्तान इंटेलिजेंस को कि ये एजेंट है। अगर वहाँ कोई खाने का पर ये बोलता कि ये खाना ठीक नहीं, उसको भारतीय लेबल लगा के गायब पार। मतलब बड़ी सस्ती जान की कीमत। मैं आपके माध्यम से, मुझे पता है बहुत से लोग शोर मचाएंगे कल कि यार इसने क्या बताया ये, बट अंदर से वो उनको पता है ये सच है। हाँ। इस चीज को आप, उनको अंदर से पता है ये सच है। अच्छा, एक और बात, जैसे अब आप वहाँ जलालाबाद से उधर चले गए अफगानिस्तान, या आप रास्ते में कहीं हो, अब आप सोच रहे हो कोई कश्मीरी मिल जाए, इससे गाइडेंस मिल जाए, कोई और फंसा हो इस हमारी तरह, तो आप कभी कभी कुछ कोशिश करते थे किसी को समझने की कश्मीरी है कि नहीं, कश्मीरी में कोई वर्ड बोल के की रिस्पॉन्स है, मतलब कहीं तो सहारा ढूंढता है डूबा हुआ। जब हम खोस्त गए, खोस्त में हम 1-2 दिन रहे, तो वहाँ पर हम ज़्यादा यही बातें करते थे पश्तो में, ताकि दृष्टि कवरिश, वही बातें पश्तो थोड़ी बहुत सीखी थी हमने। समझते थे सब, बोलना सीखना था। थोड़ा बहुत सीखा था, तो वहाँ पर भी हमने वही लैंग्वेज रखी। तो बट उन्होंने बोला कि खोस्त में कोई मसला नहीं है, ये अपना साइड है, वो दुश्मन का साइड है, तो यहाँ आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते, कोई मसला नहीं। इसी दौरान हमको कुछ कश्मीरी लड़के मिले वहाँ, लड़के, हाँ, जो 6-6, 7-7 महीने से वहाँ लड़ रहे थे। उनसे बात हो गई। हमने ये नहीं बोला कि हम जहाद नहीं करना चाहते, हम अपने पते, हम बोलते थे बस जहाद कल निकलेंगे यहाँ से, परसों दिल्ली पर कब्जा करेंगे, जो ही हम वापस पहुँचेंगे। हम ये नहीं बोलते थे उनको कि हमने देख लिया तुम्हारा जहाद, हम उनसे ही सुनना चाहते थे क्या रास्ता है। हम में आप और आपके एक और दोस्त थे, आप अकेले? हम में अपनी बात कर रहे हो आप? जैसे हम कुछ लोग थे जिनको पूरा ये दिमाग से निकल गया कि ये जहादवाद नहीं है। 2-4-5 लोग? हाँ, अच्छा, 2-4 मेरा दोस्त था, मेरे और भी कुछ थे वहाँ जिनको, बट हम भी आपस में एक दूसरे के सामने पते नहीं खोलते थे। बट इतना है कि ये इनको भी बुरा लगा। अच्छा, आगे भी हम, जो सीनियर था कोई भी, उसके सामने ये नहीं बोलते थे कि हमने ये देखा, ये धर्म युद्ध नहीं है, ये वो, अंदर वाली बात अंदर ही हम उनको बोलते थे। और फिर जहाज, फिर कब जाएंगे हम वापस, किस तरीके से, कौन गाइड मिलेगा, कैसे, अपनी सुविधा के लिए। और हम जोश दिखाते थे, बस यहाँ से मेरे को जाने दो, श्रीनगर पहुँचूंगा, अगले दिन दिल्ली पर कब्जा करूँगा, सीधा जाऊँगा। और यही बातें होती थी। और क्या मनोबल, टोटल कैंप में ये आपस में बिल्कुल ही ब्रेन वॉश बात है सर ये। मैं मतलब कोई हल्की बात नहीं कहना चाह रहा। अगर आप ये कह रहे हो कल मैं दिल्ली पे कब्जा कर दूंगा श्रीनगर पे, तो ये तो ब्रेन वॉश बात है। आपस में बैठ के बातें यही होती थी, ये भी होती थी, तेरे घर में कौन है, ना ये सब बातें, घर में कुछ नहीं। बस यही कि बस ये शहादत का जाम कब पीना है। अच्छा, बस जैसे मतलब पिक्चरों में दिखाते तो हम हंसते हैं कि यार ऐसे थोड़ी बोलते होंगे, ऐसे ही बात होती है कि शहादत का जाम पीना है, हूरें मिलेंगी। शहादत का जाम, बट अंदर से बंदा ना जिसको समझ आ गया, वो अंदर से ही, बट चेहरे पर नहीं ला सकता ये चीज। कहाँ लाएगा चेहरे पर ये चीज, मौत को दावत दे देगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ, आज के डेट में सलाउद्दीन को भी पता है कि पाकिस्तान ने, क्या बोलूँ इस पर, काटा।
बट सलाउद्दीन की सुनेगा कौन? एक दिन मैं था वहां सलाउद्दीन, जब मेरे को पता था ये गेम फेल है, यार मैं फंस गया। आज के डेट में सलाउद्दीन उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर मैं था 90 में। बट सलाउद्दीन करेगा क्या? सलाउद्दीन थोड़ा रोमियो बनेगा, वापस आएगा, इंडियन आर्मी ज्वाइन करेगा, टेररिस्टों को मारेगा, ये फितना ख़त्म करेगा, ये लड़ाई ख़त्म करेगा, फिर फौज बड़ी इज्जत से बड़े बड़े मेडल दे देगा। वो ज़माना गया। सुधरने के लिए अगर मैं आज वापस पाकिस्तान से आता 54 साल की एज में, 55 साल की एज में, मुझे कौन एक्सेप्ट करता? मैंने बचपन में गलती की, बचपन में ही सुधारी, बचपन में ही वापस आया, तब जाके इस मुकाम पर आपके सामने आया। वो वक्त बीत गया, वो वक्त बीत गया। हाँ। और अगर आज के डेट में भी सलाउद्दीन को माफी मिलेगी, आम माफी, और आईएसआई उसको निकलने दे, क्या आईएसआई की दुकान चलती है इस पर, अरब कंट्री से पैसे लाने हैं, सलाउद्दीन की फोटो लगी है कि ये जहाद कश्मीर का हेड है, वो कल रात को ही भाग जाएगा। अच्छा, भाग जाएगा, उसको पता है, वो वहाँ कैदी है। मैं आपको एक्चुअल कहानी बताता हूँ। वो कैदी है वहाँ, और जब से ये बुर्गे उर्गे, बाकी लोगों के बुर्गे उर्गे ठुकने लगे, ये पाकिस्तान के डाकू मारते हैं उनको फिरौती के लिए, हमारा कोई हाथ नहीं है उसमें। बुर्गे मतलब? पाकिस्तान, वो जो सलाउद्दीन के बुर्गे हैं। बुर्गे क्या होता है? बुर्गे मीन्स वो ना, वो उसके वो चलाने वाले। अच्छा, उसके आदमी। हाँ, जैसे लश्कर के बुर्गे। अच्छा, जैसे डाकू के बुर्गे होते ना। हाँ। एक डाकू के बुर्गे, इसी तरह लश्कर के बुर्गे, जैश के बुर्गे, एचएम के बुर्गे जो वहाँ मारे जाते हैं, उनको वो डाकू मारते हैं वहाँ की। जो पाकिस्तान के वो डाकू है जी, वो मारते हैं उनको। क्यों मारते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप ये आईफोन लेकर जाओगे ना हाथ में, तो एक तो फोन ले लेंगे, फोन के साथ हाथ भी ले लेंगे। वो उतना इंतजार नहीं करेंगे कि आपसे फोन, वो यहाँ से टक करेंगे, हाथ को काटेंगे। ऐसी हालत है वहाँ। अच्छा, जहाँ आटा 1200 रुपये केजी होगा, 1400 रुपये केजी होगा, वहाँ पर इक्तिसादी तौर ना वो लोग दिवालिया हो गए हैं। एक बंदे के 4 बच्चे हैं, उसको शाम को रोटी खिलानी है उनको। आपका आईफोन ले लेगा बाजू समेत, उसको कौन सा फर्क पड़ता है? इसी तरह आज के डेट में वो मरते हैं, वो डाकू। हो सकता है उन टेररिस्टों ने किसी के साथ ज्यादती की होगी, उसने 1000 रुपये दिया होगा किसी को, या उस टेररिस्ट को मार दो, वो मरेंगे भी। और सलाउद्दीन इस वक्त, मेरे कहने का मतलब, सलाउद्दीन इस वक्त कैदी है वहाँ, न बाहर निकल सकता, न किसी जलसे जुलूस में जा सकता, न किसी भीड़ में, इवन दुकानदार के पास नहीं जा सकता, 4 गप मारेगा। और अगर अब उसके पास कोई आएगा, उनके ऊपर भी नज़र है एजेंसीज की, वहाँ की एजेंसीज की। तो सलाउद्दीन की बुरी हालत है। और यहाँ देख लीजिए, जो उसने जुगाड़ लगाया था, वो मिनिस्टरों को दबा दबा के वो अपने बच्चे नौकरी लगाए थे, उनको भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। तो ना वो यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, ना जमीन का रहा ना स्वर्ग का रहा। तो सवाल ये है कि जब हम यहाँ थे, हम उसी पर आएंगे बाबा, हमने लोगों से बात भी निकालनी है, बट अपना स्किन भी बचाना है। बिल्कुल बचाना है। तब जाके हम कहीं पहुंचे, तब हम कहीं पहुंचे कहाँ? खोस्त में कुछ दिन लड़ाई लड़ी, महीना 1.5 महीना निकाला अफगानिस्तान में, 2 महीने, वापस आ गए उसी सेफ हाउस में जिस सेफ हाउस में हम पहले थे। पेशावर में ना, फिर इस्लामाबाद में, हाँ, पहुंच गए उसी सेफ हाउस में। उधर से रावलपिंडी गए, मोहम्मदिया मस्जिद में 10-15 दिन बैठे, और उसके बाद वापस मुजफ्फराबाद। तो आपको 1-1.5 महीने क्यों भेजा अफगानिस्तान? ऐसा क्या काम था? ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग और लाइव महाज पर लड़ने के लिए।
किस पर? जो लाइव लड़ाई है ना, हाँ। दुबदुल हाँ, फ्रंट लाइन लड़ाई, हाँ। उसमें भेज दिया उन्होंने। कि तुम सीख के आओ। हाँ, उधर ज्यादा सीखता है बंदा। अच्छा। उधर फटती है दिन में 5 बार, हाँ, पड़ती होगी जी। तो और सीने भी कोई नहीं आता, फटती रहती है वहाँ। गोले आते हैं बिल्कुल ऊपर से, और हमने ऐसे पागल लोग देखे वहाँ खोस्त में, जो गोले को बोलते थे आ जाओ मेरी तरफ, मेरे को शहीद कर, मैं और उनसे मिलने जाना है। अच्छा, बात कर। आपको यकीन नहीं आएगा, मैंने खुद देखा कंधारी। हाँ। कंधारी बंदा 6.5 फुट का 7 फुट का बंदा, ऊपर से जब गोला आता था आटी का या किसी बड़े, तो वो बोलता था अय अल्लाह कबूल कर कबूल कर कबूल कर, मेरे को ले ले। और आप 26-27 साल के रहे होगे इस टाइप में? उस वक्त मैं 21-22 साल का। 22 साल का। ओ यार, ये तो बहुत क्रेजी बात है। आप यकीन नहीं करोगे, जब हम जाते थे ना पेशाब के बहाने, हाँ। कितना हम रोते थे। हम बोलते थे पता नहीं हमने क्या पाप किया है, क्या गुनाह किया है, हम कहाँ फंस गए। लड़की का चक्कर बाबू भैया। अच्छा। और फिर वहां पे जो आप ऐसे 1-1.5 महीना रहे, तो वहां पे फायरिंग वायरिंग सीख रहे हो, एक चला रहे हो? सीखे बाकी चीज़ें, और खाना खाया दबा के, और वहाँ सिगरेट विगरेट की भी कोई कमी नहीं थी, और दूसरे की भी कोई कमी नहीं थी, वो भी कभी कभी डालते थे उसमें। अच्छा, माल भर के। और क्या करना। हाँ, और क्या। अफगान का तो जब बंदा हाँ। नहीं, जब बंदा यहाँ से खाली होता ना, हाँ। फिर उसको लगता है मेरे को कब सुकून आएगा 2 मिनट। हाँ, सही बात है। भले ही उसको अपना पेशाब पीना पड़े, उसको सुकून चाहिए 2 मिनट। हाँ। तो जो ही बनाते थे सिगरेट, 2 कश लगाए, उस वक्त हमको लगता था अरे यार जलने दो कश्मीर को भी, पूरी वर्ल्ड को जलने दो, मुझे सोने दो 2 मिनट। अच्छा। लगे उसमें भी। और मतलब आप, मजा तो नहीं आया होगा, ये तो नहीं कह सकते, एक तरीके से दहशत भी है, डर भी है अपने मन में। ठीक है, सिगरेट विगरेट चल रही है, अपना सब बढ़िया है, चरस गांजा चल रहा होगा, वहां का अफगानिस्तान का मामला ऐसा है, पर क्या ही एक्सपीरियंस रहा होगा। मतलब आप जब मुड़ के देखते हो, आप क्या कहते हो, कैसा रहा अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस? भयानक भयानक। हाँ। भयानक यादें, भयानक यादें। अगर आप बोलोगे ना उसका निचोड़ बता दो, हाँ, निचोड़ बता। हाँ। भयानक यादें, लोग मरते देखे। भयानक यादें। और अगर आप पाकिस्तान का बोलोगे, एक ही बोल, फिल्म बना दो इस पर, एक ही बोल, जबरदस्त बोल, ये भी नाम रखो उसका, जबरदस्त बोल, बचपन की बोल। जो हम उस लड़की के चक्कर में पाकिस्तान आए, पीओके आए, फिर पाकिस्तान आए, एक ही बोल, लड़की की चक्कर में बोल। वो ना अपनी टांग पर कुल्हाड़ी मारना, क्या बोलते हैं उसको। मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, अपने पैर पे गोली मारने वाली बात है। हाँ। तो बाकी अफगानिस्तान मेरे को यही लगा कि अनपढ़ जाहिल लोग जिनको इस्लाम के नाम पर कुर्बान किया जा रहा है, उसके ऊपर भी तिजारत हो रहा है, बिजनेस अफगानिस्तान। अच्छा। देखो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ये लोग जो चालाक होते ना, खूब कमाई करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ये ड्रग्स बनाते हैं, बाकी गैर कानूनी काम करते हैं, पुलिस की रीच को मिनिमाइज करते हैं। और वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं अफगानिस्तान में, वो बहुत आगे गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी, सऊदी अरब में, दुबई में, अमेरिका में, कनाडा में, तमाम दुनिया में फैले हैं वहाँ के पढ़े लिखे लोग। पैसा कहाँ से आया? पैसा इसी से आया, ये बेवकूफ़ों को लड़ाने में। और बेवकूफ़ों को जो रॉकेट को बोलते हैं आजा मेरे को मार, मुझे हुरून के पास जाना है, ऐसे ही लोगों को लड़ा लड़ा के उन्होंने माल कमाया है।
मासूम मुसलमानों का कत्लेआम अफगानिस्तान। मैंने बोला ना आपको भयानक वहाँ का वो मेरा, क्योंकि आखिरकार मैं भी इंसान हूँ। मैं जब देख रहा था ये बंदा रॉकेट मांग रहा है कि मैं भी जाऊंगा, फिर जब मैं उस पर सोचता था थोड़ा बहुत कि ये क्यों बोल रहा है ये, उसकी घर की कहानी होती थी, 2 बीवियां, 8 बच्चे, 5 मारे गए, 3 अपाहिज है। तो ऐसा बंदा रॉकेट को बोलेगा ही मेरे पास आ जाओ, ऐसा बंदा गोले को बोलेगा ही मेरे पास आ जाओ, ताकि मैं मुलाकात करूंगा उनसे जो मेरे प्यारे थे, जो इस दुनिया में रहे नहीं रहे। ये मैंने ग्राउंड में देखा वहाँ, तो बड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि आखिरकार मैं भी इंसान हूँ। भले ही मेरे को अपना दुख बहुत था, बट उनका दुख देखकर ना ऐसा लगता था कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं। मोहनजोदारो वाले लोग भी इतने सीधे साधे नहीं होंगे, हड़प्पा तहजीब के भी लोग इतने सीधे साधे नहीं होंगे। आज के डेट में भी मैं बोलता हूँ वो सीधे साधे लोग हैं, अफगानी लोग। हम बोलते ना अफगानी बड़े दरिंदे हैं, ये है वो है, अब वो दरिंदे बन गए। दुनिया ने उसको अपनी मंडी बना दिया, खासकर रशिया और अमेरिका ने। अच्छा, वो जो बड़े बड़े ड्रग माफियाज है, उनको वही डिस्टर्बेंस चाहिए जिसकी वजह से उनको अपना कारोबार वर्ल्ड में बढ़ाना है। तो मकसद मैं पहुंच गया वापस। रावलपिंडी मस्जिद में बैठे 10-15 दिन, 13 दिन लगभग रहे वहाँ। बस में बैठे आ गए मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद में हमको पहले माचिस फैक्ट्री में रखा। सुबह सवेरे जाते थे, ड्रेस चेंज करते थे, आर्मी के कैंप में जाते थे, वहाँ फायरिंग वायरिंग करते थे, रॉक क्लाइंबिंग, बाकी चीज़ें जो भी बॉर्डर क्रॉस के लिए चाहिए। तो वहाँ लगभग 4 जुलाई 90 तक रहे वहाँ। तो पहुंचा दिया उन्होंने गुलमर्ग। अच्छा, ये जो अपना गुलमर्ग है ना, उसके अपोजिट साइड में है केएल, पीओके में। अच्छा, पीओके केएल, इस तरफ गुलमर्ग। मगर केएल बस केला जैसा है, वहाँ कोई 5 स्टार होटल आप नहीं देखोगे। 5 स्टार क्या, 1 स्टार भी होटल नहीं देखोगे वहाँ। है वहाँ पर थोड़ा बहुत टूरिज्म का, वो उतना नहीं है जितना हमारे साइड में है, केबल कार, बाकी चीज़ें। पहुँचा दिया वहाँ से इन्होंने केल में मूवमेंट दिखाई कि हम बॉर्डर क्रॉस करने आ रहे हैं, ताकि हमारे वाले पोस्ट मॉनिटर करेंगे, बंदे जमा हो गए। फिर रातों रात गाड़ियों में बिठा के शारदा लाया, केल से पहले 15-20 किलोमीटर शारदा से हमको क्रॉस करवाया। अच्छा, कि उधर दुश्मन को दिखाने के लिए, जो उनका दुश्मन है इंडिया, उसको दिखाने के लिए यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं। मूवमेंट पूरी दिन में करवाई हमसे। अच्छा, तैयारी, पिट्ठू बांध रहे हैं, पोची बांध रहे हैं, ताकि वो देखेंगे यहाँ से आज इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी। शाम को गाड़ियों में भर के दूसरी जगह से इन्फिल्ट्रेशन करवाई, शारदा से हमने शुरू कर दिया चलना। हम पहुँचे कलारोस, 73 के करीब थे हम ग्रुप। कलारोस पहुँचे। कलारोस से हम दिन में ही इनको सोर्सेज से पता लगा, हमारी मूवमेंट मॉनिटर हो गई थी। तो सोर्सेज ने बोला आगे, उन दिनों फ़ोन वोन नहीं था, वो आया मैनुअली, बोला फौज पूरी जंगल में चढ़ गई, बीएसएफ। फौज नहीं थी उन दिनों 90 में, बोला बीएसएफ पूरी जंगल में चढ़ गई। गाइड ने बोला अभी हम कैंप के सामने से निकलेंगे। कैंप के सामने से? हाँ। क्यों?
फौज खाली हो गई, वहाँ बस ड्यूटी वाले हैं। अच्छा, तो अब हम बिल्कुल कैंप के सामने से निकलेंगे बीएसएफ के, क्योंकि सब लोग तो जंगल में हैं। फौज हमारी इंतजार में थी जंगल में। हाँ। तो हम निकल गए कैंप के सामने से। कैंप में वही थे संतरियों में हमला करने की वो नहीं है। हाँ। क्यों, उनको मैन पावर नहीं है। हम्म। तो हम निकल गए कैंप के सामने से, पहुंच गए हम कलारूस में खाना वाना खाया, चलना शुरू कर दिया। फिर पहुंचे हम तुजर शरीफ से सोपर में हथियार दिया उनको, जो तंजीम वाले थे, जो अपने अपनी नहीं, किसको दिया हथियार? जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, हाँ। HM ऑर्गेनाइजेशन थी, कैलअप थी। अच्छा, जो कैलअप का लड़का था वो कैलअप को देता था। अच्छा। वहाँ तारजू या सोपर में ना कैंप लगता था। हाँ। कौन किसका है उसके पास जाएगा, हथियार जमा करेगा। मंडी लग रही है प्रॉपर। हाँ। अच्छा, जाओ हथियार जमा कराओ। तो हमने भी हथियार जमा किया, नहाया धोया, खाना खाया और निकल गए बस में। अब बस में कहाँ जा रहे हैं? घर। अपने घर। अच्छा, तो आपका काम टोटल हथियार लाके यहाँ से यहाँ लाना था अभी तक? वो घर पहुंचेगा हथियार। हाँ। वो मेरे पास पहुंचेगा। अच्छा, सबके अब पास टेंशन नहीं है। हाँ। अब कोई टेंशन नहीं है। अब रिलैक्स करो, 5-8 दिन थके हुए हो। तो जो ही मैं घर पहुंचा तो घर वालों ने बोला कहाँ था? 4-5 महीने से गायब है। 6 महीने। 6 महीने से। हाँ। बोला कहाँ था? मैंने बोला मुंबई गया था पढ़ने के लिए। पैसे कहाँ से लाए, खर्चा कहाँ से? मैंने कहा मजदूरी की। दादाजी ने बोला इसको बुलाओ मेरे पास। मैं जब गया, बोला कैसा लगा पाकिस्तान? पहली ही बात, वो हरकार आदमी था, पुराना पढ़ा लिखा मुखिया, कैसा लगा पाकिस्तान? मैंने कहा इसके सामने क्या झूठ बोलना। मैंने कहा 2 नंबरी मुल्क। सीधा मैंने बोला 2 नंबरी मुल्क। बोला मतलब? मैंने कहा मज़ा नहीं आया। मैंने उसको यही कहानी जो मैंने आपको बताई ना, A to Z यही बताया मैंने बोला इस तरह। बोला अरे यार अब क्या, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कितना अच्छा पढ़ रहा था, तो मैंने लगाना था तेरे को अच्छी नौकरी में, अब क्या करें, अब अपने आप को बचाओ। मैंने कहा ना मैं सरेंडर करूँगा। तब तक मेरा बड़ा चाचा भी आया, बाकी लोग भी आए, सभी। मैंने बोला सरेंडर करूँगा, मेरे साथ आ जाओ। बड़ा चाचा उठा, बोला कौन सा सरेंडर, हमको मरना है क्या? क्योंकि फिर वो मार देंगे अगर सरेंडर कर दिया तो। हमको मरना है क्या? तू एक मार ताकि हमारी पूरी फैमिली बच जाएगी, हमारा खानदान बच जाएगा। आज के डेट में तुझे पता नहीं है कितने लोगों ने क्रॉस वापस किया है, कितने लोग यहाँ मिलिटेंट हैं। अब तू जिले इनके साथ ही। जितना मैं थक चुका था उसमें, उन 6 महीने जो मैंने, उससे बड़ा झटका लगा मुझे। मैंने कहा अच्छा, अब घर वालों ने भी छोड़ दिया। मैं अंदर से ही बोल रहा हूँ, अगर इनको कुछ नहीं करना, कम से कम इनको ये बोलना चाहिए था हम देखेंगे रास्ता। हम फिर मैंने सोचा शायद मैं मिलिटेंट बन गया तो इनको भरोसा नहीं है अब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। इनको अब मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। मैंने सोचा, इन्होंने सोचा कि अगर हम इसको बोलेंगे हाँ तेरे को सरेंडर करवाएंगे, कहीं ये उल्टा तो ना पकड़े, अरे तुम लोग हिंदुस्तानी अभी भी हो। इस टाइम तक कश्मीर में माहौल क्या हो चुका है? क्योंकि सन 90 के जी कमांडर साहब। कमांडर और क्या नाम था, 8 मुकाम पे ये रह गए, हम थोड़ी रह गए हैं। दौर बैठे हुए बारा आज अड़ंग खेल का भी जिक्र हुआ है, वो भी साथ ही है। देखा, तो बहरहाल इसको सारे पता है, हमें नहीं पता, यकीन करें। बड़े खूबसूरत इलाके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हाँ, खूबसूरत इलाके ही हैं। हम ट्रैवल किया है मैंने, जोक सारा पार्ट, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा और एलैबोरेट किया है कि किस तरह वो वहाँ पे एंटर, फाइनली वो एंटर तो हो चुके थे, लेकिन उन्होंने ट्रैवल करना और वहाँ पे ट्रेनिंग लेना और गन चलाना सीखना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखनी थी। लेकिन जोक सारा पार्ट बीच में वो बार बार जिक्र आ रहा था कि लड़की का चक्कर बाबू भाई, लड़की का चक्कर लंबा खींच लिया। तो ये भी लड़की के चक्कर में गया। खैर
खैर एनीवेज ये लगा रहेगा कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करते हुए, लेकिन यह है कि वो चीज़ें जो है भाई बड़ी डिस्टर्ब करती हैं ज़हनी तौर पे, जब आप जो है किसी और चीज़ के लिए जा रहे हो और आपको कुछ और देखने को मिले। तो या तो आप कंट्री को सर्व कर रहे हो ना, आपके ज़हन में वो चीज़ें हों, तो फिर आप एक डिफरेंट वे से एक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तो कहानी ही डिफरेंट थी। वो फँस गए थे बुरी तरह और चाह रहे थे कि यहाँ से किसी तरह निकलें। लेकिन वही उन्होंने कहा कि सहरा में बंदा गुम जाए, प्यासा हो, तो उसे दूर से यही लगेगा देखते हुए, वहाँ पानी है, उधर चलते हैं, वहाँ कुआँ है, यही चीज़ होगी। प्यासा जो है वो पानी की तरफ आएगा कुएँ की तरफ। तो यही उनके साथ हो रहा था कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। अब जो कहानी जो है उन्होंने बताई कि जिस तरह वो गए और उनके साथ हुआ और उन्होंने कहा कि अब जो है आपने इतनी ट्रेनिंग ले ली है, खा पी लिया है, अब जो है सुबह जो है कह लें कि सर्विस देने का वक़्त है। तो भाई वन ऑन वन लाइव जो कह लें कि जंग चल रही थी, उसमें उनको झोंक दिया। और उन्होंने कहा कि एक जवान कह रहा था कि वो आर्टिलरी जो चलती है, वो गोला जो है वो आता है, वो नज़र आता है, वो थोड़ा स्लो पेस में होता है। तो कह रहा था कि आओ मेरी तरफ आओ, और वेलकम कर रहा था कि मैं हूरों से मिलना चाहता हूँ। तो मतलब लोगों की मेंटालिटी भी बता रहे थे कि उनको किस तरह ब्रेन वॉश किया गया है, और वहाँ पे इतनी स्थिति ला दी गई है कि एक बंदा जो है वो खुद मरना चाह रहा है। तो वो बातें बिल्कुल ठीक हैं, जो लोग भी बताते हैं कि यार ये मतलब इस तरह की चीज़ें करते हैं, इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि ये टैंक्स जो हैं उनके नीचे लेट जाते हैं, उनको अपने आप को ब्लास्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि शहादत का रुतबा हासिल कर लिया। लेकिन इन रियलिटी जो पीछे लोग बैठे होते हैं, जो फंड खा रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, और भाई उनको कुछ भी नहीं होता। उनको ज़रा-सा भी कह लें कि इम्पैक्ट नहीं होता। सिर्फ़ उन्होंने इस तरह के लोगों को, इस तरह के बच्चों को खासकर इकट्ठा करना होता है और उनको यूज़ करना होता है। लेकिन उसके बरक्स उन्होंने एक और कहानी जो है बीच में उसको पेश किया कि यार एक और पहलू भी है। एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो है वो फ़ील होता है कि यार हम इंसान हैं, इंसानी फ़ितरत है, और फ़ील होता है कि कभी-कभी देखते थे कि इनका दुःख कितना ज़्यादा है, मेरा दुःख तो कुछ भी नहीं है। वो है ना गाना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो इनको अपना लगता था कि एक लड़की के चक्कर में इतना ज़लील हो गए, तो हमने तो सिर्फ़ कह लें कि फौंडी मारनी थी और थोड़ी शोखियाँ मारनी थी, और उसके चक्कर में यहाँ तक फँस गए। ये बंदा तो भाई अपनी पूरी फैमिली लुटा के बैठा हुआ है, 2 बीवियाँ, 8 बच्चे, और उनमें से कुछ जो है वो अपाहिज हो चुके हैं। आई डोंट नो उनके ऊपर हमला हुआ होगा, वो सारी सिचुएशन हुई होगी, तो वो बंदा जो है वो अपने आप को कहता है कि मैंने मरना है। कह लें कि खुदकुशी जो है वो करना चाह रहा था। लेकिन खुदकुशी में वो जन्नत ढूँढ रहा था, इस चीज़ पे हँसी आ रही थी कि यार वो आर्टरी जो है वो चली है और गोला जो है वो सीधा आ रहा है और कह रहा है कि आजा घिर जा, मुझ पे घिर जा और मुझे ले चल यहाँ। वो असल में ये भी बता रहे थे कि एक इंसान जो है वो कहीं न कहीं चाह रहा है कि मैं अपने प्यारों के पास चला जाऊँ, क्योंकि उस तकलीफ़, दुःख में वो जीना नहीं चाहता। 24/7 जो है वो तंग करती हैं उसे चीज़ें। तो वहाँ पे वो उन्होंने कहा कि साथ में सिगरेट भी चलती है, 2 तरह की। दूसरी तरह की आप समझते हैं तो भाई वो हाइप करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे भी लगता था कहाँ फँस गए हैं, क्या बकवास किया, तो यहाँ से निकलना कैसे है? तो कहते हैं कि सुकून लेने के लिए ना 1 सेकंड, उन्होंने जुमला बड़ा हार्श यूज़ किया है कि आप मतलब कि सुकून लेने के लिए अगर आपको अपना पेशाब जो है वो भी पीना पड़े ना, तो आप जब ज़हनी सुकून नहीं ना होगा वहाँ पे, जो टेंशन और वो फ्रस्ट्रेशन, तो आप वो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये लाइक दैट इस तरह की चीज़ ही थी, जिसको मैंने मुँह लगाया, और मतलब बुरी चीज़ थी, और उसको मुँह लगाया लेकिन सुकून लेने के लिए कि भाई सुकून भाड़ में जाए हर चीज़, मुझे सुकून चाहिए। तो वो हासिल करने के लिए कहीं न कहीं उन्होंने किया। वो इस बंदे की ये बात ठीक है कि क्लेम भी कर रहा है, एक्सेप्टेंस भी है उसमें, रियलिटी बेस्ड चीज़ों के ऊपर वो खुल के बात कर रहा है। वो उसमें कोई दोहराए नहीं रख रहा, उसमें कोई अंतर नहीं रख रहा, और जगहों का मेंशन जो कर रहा है, वो ठीक कर रहा है उस वजह से कि बता रहा है कि भाई एक-एक बंदे को पता हो कि यहाँ से गुज़रे, किस तरह गए, क्या हुआ, और फुल प्रूफ प्लान जो था, वो हुआ। लेकिन सबसे बुरी चीज़ जो उसके साथ हुई, जो रियलिटी में होनी थी, जो अगर इन तीनों में से कोई भी होता, उसके साथ भी हो सकता था कि वो वापस आता तो दादाजी के सामने पेश होता, तो आगे से दादाजी जो हैं वो खैंट हैं, उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी है। तो कहते बेटा कैसा रहा एक्सपीरियंस पाकिस्तान का? उन्होंने कहा इससे क्या छुपाना है, ये तो भाई पुराना बंदा है और इसे तो पता होगा सब कुछ। झूठ क्या बोलना है, स्ट्रेट अवे बोल दो। तो उसे सारी कहानी जो है वो बता दी। तो अब उन्होंने कहा कि मैं तो तुझे बढ़ाना चाहता था किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर होते।
तो एक बंदा कितना मतलब एकदम से एक यंगस्टर जो है 22-23 साल का यंगस्टर जो है गर्म हो, और वो भाई इस तरह की सिचुएशन से निकल के आए और चाहता हो कि जान छूटे मेरी इससे, मैं दोबारा नहीं जाना चाहता इस दोजख में, तो उसे घर वाले कहें कि नहीं भाई, तो अब लास्ट ऑप्शन है, तो वापस जाएगा, सरेंडर नहीं कर सकता, किसी एक को मरना है। वो एक कौन है? वो ये है, वही जो वहाँ से होके आया है इतनी सारी सिचुएशन से। अब उसे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर ये सरेंडर करता है, वो कह रहा था कि मैं मतलब अपने आप को हवाले करता हूँ इनके, दो प्रॉब्लम्स होनी थी, इनकी पूरी फैमिली जो है वो जानी थी, और ये तो गायब होना ही होना था, ये साइड लाइन लग जाना था। तो ये सिचुएशन जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, एक यंगस्टर के लिए फैसला लेना मुश्किल था। तो भाई उन्होंने फैसला किस तरह लिया, ये तो आगे कहानी जो है वो थोड़ी रिवील करेंगे कि किस तरह उन्होंने ज्वाइन की, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको शॉक लगा था जब हाईलाइट बता रहे थे कि मैं मतलब आर्मी में हूँ, तो हमने कहा हाउ, मतलब किस तरह हुआ। और लेकिन एक बंदा का कह सकते हैं कि अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, लेकिन वो गया किसी और मकसद के लिए था, मकसद उसका वो नहीं था जो उन टेररिस्ट का मकसद है, लेकिन उसने देखा कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत है, मकसद भूल गया था। मकसद भूल गया था। तो वो उन्होंने कहा कि भाई वापस आया हूँ, तो कहीं ना कहीं इस मेंटालिटी को एक्सेप्ट किया गया, लेकिन उसके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। दैट्स शॉकिंग। मतलब उसके घर वाले उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे, उन्हें नहीं पता था ये रियलिटी मतलब इन लोगों में से हो गया है, पता नहीं ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, ये अपने मुल्क के लिए मुखलिस है या नहीं, इसे हम एक्सेप्ट करें नहीं, ये सरेंडर करेगा तो क्या बोलेगा, ये ना हो हमें भी फंसा दे। घर वाले कह रहे हैं, एक दफ़ा एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो गए थे, जो भाई साहब हैं इनके एक्सप्रेशन चेंज हुए हैं जब इन्होंने कहा कि फैमिली भी छोड़ गई, मतलब भरोसे ही नहीं किया, बात तो करते ना, वो थोड़ा बहुत साथ तो देते, तो वहाँ एक्सप्रेशन चेंज थे, वहाँ सेंटिमेंट नज़र आ रहे थे। तो भाई होती है तकलीफ, और इतनी सारी चीज़ों से निकल कर आई डोंट नो अब ये फैमिली के साथ बंदा रह रहा है क्या सिचुएशन है, लेकिन उसने अपने आप को प्रूव तो किया होगा, तभी भाई आर्मी में है। बिल्कुल जी, इस वीडियो को देखने के बाद जो हमने महसूस किया है, और मुश्ताक भाई ने जिस तरह से बातें बताई हैं कि ये जो जहाद है ना, इसकी रियलिटी क्या है। इनकी बातें सुनने के बाद लगता है कि ये एक ऐसी दलदल है जिसमें एक दफ़ा इंसान गिर तो जाता है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन निकलना उससे फिर अपने वश में नहीं होता। फिर बड़ा मुश्किल होता है उस दलदल से बाहर आना। कह लें कि किस्मत अगर आपकी अच्छी है, आपका साथ दे जाए, तो आपकी जान बच जाए तो बढ़िया बात है, अदरवाइज़ आपको हर स्टेप पर ही जान का खतरा है। मौत बिल्कुल आपके सर के ऊपर मंडरा रही है, और उस कह लें कि आपकी जो ज़िंदगी है ना, उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। किसी को कोई परवाह नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको ब्रेन वॉश इस तरह से कर दिया गया है कि आप खुद मौत की ना ख़्वाहिश करें कि मौत जो है वो आपको मिलनी चाहिए। तो इन्होंने जो बातें बताई हैं और कहा कि जो साथ वाले भाई साहब थे वो कह रहे थे कि गोले को मेरी तरफ आओ। फिर इन्होंने सोचा कि यार बंदा ऐसे कैसे कह सकता है? उस बंदे की तकलीफ़ें, उसकी ज़िंदगी में जो पीड़ाएँ आईं, जो उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, समझ लें कि जो ज़िंदगी से तंग बंदा है ना, उस बंदे को ज़्यादातर इस काम के लिए चुना जाता है। जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, जो कह लें कि मौत को अपने गले लगाना चाहता है, उसको ये फिर इस तरह से ब्रेन वॉश कर देते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है, वो तो बिल्कुल ज़ाया जा रही है, तुम इसको किसी काम पे लगा दो, इससे फ़ायदा ले लो, मौत तो वैसे ही आ जानी है। मरना तो है, लेकिन ये है कि तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम अच्छा काम कर जो तुम्हारे अपने वहाँ पे तुम्हारा वेलकम करेंगे, बड़े अच्छे किस्म का वो तुम्हारे ऊपर फ़ख्र करेंगे कि तुम तो बड़ा अच्छा काम करके आए हो। तो ये चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं पूरी तरह से। इन्होंने जो सोचा, इन्होंने कहा कि पता तो था कि गलत है, लेकिन अब उस चीज़ को गलत कह नहीं सकते थे। वहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने बर्दाश्त की, और सुकून लेने के लिए चरस और गांजा इन चीज़ों का इस्तेमाल करना कि दिमागी तौर पर अपने आप को थोड़ी देर जो है वो रिलैक्स फ़ील करवाया जाए। उसके बाद इन्होंने बताया, इन्होंने कहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है वापसी का सफ़र शुरू हुआ। मतलब कि हमने अपने आप को इस तरह से ज़ाहिर करवाया कि अब हम पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुके हैं। कि हमने जोश में थे, हम कहते थे कि अभी हम जाएँगे श्रीनगर पे और दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा करेंगे हम। इंडियन आर्मी के खिलाफ वो नफ़रत, वो सारी चीज़ें जो है ना वो दर्शाते थे अपने आप में ये, कि ये पता चल जाए कि ये बंदा जो है ना ये पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका है। अब ये बंदा किसी के कहने पर इस काम से दूर नहीं जाएगा। अब ये
इसी काम का रह गया, इस काम के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनको वापसी घर जाने के लिए भी इजाज़त दे दी कि ठीक है आप घर जाएँ, थोड़े दिन आराम-शाम करें, उसके बाद अगला मिशन जो है उसके ऊपर आपको भेजा जाएगा। लेकिन जब घर पहुँची हैं, तो वहाँ पे घर में भी इनको कबूल कर लिया गया। इनकी फैमिली जो है, इनको महसूस हुआ कि उनको भी इनके ऊपर एतमाद नहीं रहा, क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, तो वो एक मुखिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक मुखिया की जो फैमिली होती है, वो इन चीज़ों को ज़रा और नज़र से देखती हैं, आम बंदे के देखने का और तरीक़ाकार होता है। तो उनको लग रहा था कि एक जान के को बचाते-बचाते ये ना हो कि हम अपनी पूरी फैमिली गँवा बैठें। उन्होंने भी इनको मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अब तुम जो बन चुके हो ना, अब तुम वही रहो। अब तुम्हें हम जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो करेंगे, अगर इंडियन आर्मी इनका ये मानना था कि इनकी फैमिली का कि अगर आप सरेंडर करते हो तो इंडियन आर्मी आपकी फैमिली को नहीं छोड़ेगी, और अगर आप नहीं सरेंडर करते, फर्ज करें कि अगर आप नहीं सरेंडर करते, तब सिर्फ आपकी जान को खतरा है। लेकिन अगर आप सरेंडर करते हैं, इंडियन आर्मी आपको नहीं भी कुछ कहती, तो आपकी फैमिली तो उन तंजीमों से खतरे में है। वो तंजीमें आपको नहीं छोड़ेंगी कि बंदा हमारे साथ धोखा कर गया, फ़रेब कर गया। तो रिस्क ही रिस्क था। अब उस रिस्क में से आगे एक्सपीरियंस होगा, जानने के लिए मिलेगा कि ये कैसे निकले हैं, क्योंकि लाइफ़ जो इन्होंने बताई है ना, यकीन जाने कि सुनने वाला बंदा भी कहता है कि ये जहाद है क्या? ये तो एक खौफ़नाक कह लें कि एक ख्वाब ही समझ लें। एक ऐसा खौफनाक ख्वाब है जो इंसान को दिखाया जाता है, और उसके बाद जो उसको जन्नत, हूरें, ये चीज़ें जो दिखाई जाती हैं, मेरे ख़्याल में तो उसको जीते जी जहन्नुम का जो नज़ारा करवाया जाता है ना, हर लम्हा उसका एक कह लें कि जहन्नुम की तरह जो गुज़रता है, उस पीड़ा के बाद उसको क्या ही जन्नत और क्या हूरें मिलनी है। ज़ाहिर-सी बात है, एक अच्छा काम ही नहीं है, एक गलत चीज़ें हैं, धोखा है, फ़रेब है, मासूमों की जान आपने लेनी है, अपनी देनी है, अपनी फ़ैमिली को संकट में डालना है, तो ये कहाँ का जहाद है? और ये बंदा कह रहा है कि जो कमांडर होते हैं ना, उनको भी बाद में महसूस होता है कि ये हम कर तो गलत बैठे हैं, लेकिन उनके पास फिर ऑप्शन नहीं होता वापसी का। फिर ज़ाहिर-सी बात है उनको इसी ज़िंदगी में रहना है, तो यही चीज़ें उनको फिर करनी पड़ती हैं। मतलब एक दफ़ा इस दलदल में जो घुस गया ना, फिर वो इसी चीज़ का है, फिर वो वहाँ से निकल नहीं सकता। अगर वो निकलेगा तो उसकी मौत ही है। बिल्कुल जी, उन्होंने अभी अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, अभी तो एक दफ़ा जो है वो होके आ गए हैं और अपने घर आ गए हैं। लेकिन ज़ाहिर है दुःख होता है जब घर फैमिली जो है एक्सेप्ट नहीं करती। फैमिली अब डर गई है क्योंकि अगर ये सरेंडर करेगा तो तंज़ीम इसके पूरे घर को उड़ा देगी। तो अब वो इसे यही कह रहा था कि मिलिटेंट यहाँ पे रह रहे हैं, आप उनको जॉइन कर लो, अगर कभी जान जाएगी तो तुम्हारी अकेले की जाएगी, बाकी फैमिली को कुछ नहीं होगा। अगर सरेंडर करोगे तो ज़ाहिर है बाकी फैमिली सारी जो है वो रगड़ी जाएगी मिलिटेंट से। तो कहने का मतलब उसका यही था। एक तरह से वो सिर्फ़ मतलब उसका चाचा अपने जो है फैमिली को सारी को बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने कह दिया। लेकिन जब बंदा ये खुद सोचता है कि फैमिली ने जो है वो साथ नहीं दिया अब, कि मैं एक जगह फँस गया हूँ, मैं अपनी मतलब कि किसी और चक्कर में गया लेकिन फँस किसी और जगह पे गया। तो अब फैमिली साथ नहीं दे रही, मैं अकेला हो गया हूँ, मैं क्या करूँ? मतलब हर जो है वो ज़हन में वो सवाल आता है। फिर उसको लगा कि मेरे पे एतबार नहीं रहा। उनको यही है कि मैं मिलिटेंट का बंदा हूँ, सिर्फ़ मुझे हमें मतलब कि चेक कर रहा है, इस पे एतबार नहीं है क्योंकि मेरा ब्रेन वॉश हो चुका है। फैमिली यही समझ रही है कि इसका ब्रेन वॉश हो चुका है। अब ये जो है हमारा रहा नहीं है, ये मिलिटेंट के साथ ही रहेगा, इसलिए हम इसको मशवरा यही देते हैं कि ये मिलिटेंट के साथ रहे। तो उसको यही लगा इनको। बहरहाल जी अभी आगे देखते हैं जी कि क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़, पीस।